फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसके पार्ट 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूँ इससे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर की, तो देखिए डिसेबिलिटी हमारा वो चीज़ होती है कि हमारे आजकल की डेट में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, ये फिर पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखना चाहता हो। और अगर वो अपने काम को, अगर डेली रूटीन वर्क को अगर नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी का शिकार होते जा रहा है। तो इसके मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसका मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखिए जो डिसेबिलिटी है ये रिलेटेड होती है मेरे मेंटल लेवल से, फिजिकल लेवल से और मेरे सोशोलॉजिकल लेवल से। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को इन सब चीज़ों में फिट नहीं रख पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरे को बर्थ के पहले भी हो सकती है, जैसे हम बात करें देखिए आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, बिफोर बर्थ भी हो सकता है, यानी कि जन्म से पहले भी, जन्म के बाद भी। और अगर यहीं पे बात करें तो ये एक्सीडेंट के दौरान भी हमको हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान देखो किसी का हैंड फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का लेग फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें भी हम कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं डिसेबिलिटी का। तो ये मेरा डिसेबिलिटी कहलाता है। अगर मैं बात करूँ डिसऑर्डर की, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर की, डिसऑर्डर होता क्या है? देखिए डिसऑर्डर रिलेटेड होता है हमारे मेंटली और सोशोलॉजिकली लेवल से। अगर मैं कहीं ना कहीं इसको अगर अवॉइड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को फेस करता हूँ एक हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ यहीं पे डिसऑर्डर की, तो आपने देखिए ऐसे पर्सन्स देखे होंगे जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, एकांत में अपने आप को अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये डिसऑर्डर के लक्षण पाए जाते हैं। ये डिसऑर्डर के लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं हमको उसके अंदर। कि अगर इस ट्रीटमेंट को अगर समय के रहते अगर हम उस पर सुधार कर लेते हैं, या फिर उसका ट्रीटमेंट अगर हम उसको दिलवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अच्छा करा जा सकता है। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँगा अपने टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की, टाइप्स 1 की, जिसका टाइप 1 है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती क्या है? देखिए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होती है जिसमें किसी भी पर्सन को याद रखने में, बोलने में या फिर लिखने में, बोलने में, लिखने में या फिर याद रखने में अगर पर्सन को दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का शिकार होता है, और कहीं ना कहीं वो डिमोसिलेशन नाम की एक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो ये मैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी था। मैं बात करूँ, मेरा फर्स्ट पॉइंट है मेमोरी डिसऑर्डर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेमोरी डिसऑर्डर की, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, आपने देखा होगा कुछ पर्सन होते हैं जिनको कम सुनना पसंद होता है, ठीक है, और वो इन चीज़ों को याद कम रख पाते हैं। यानी कि किसी को अगर कोई चीज़ अगर अभी बताइए या फिर समझाइए, तो वो उसको ज़्यादा समय तक या फिर एक लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है। तो ये मेरा मेमोरी डिसऑर्डर में आ जाता है। मेरे सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट है मेरा हाइपर एक्टिविटी, यानी कि एक लंबे समय तक ये अपने आप को एक जगह पे स्थित नहीं रख पाते हैं। तो अगर मैं हाइपर एक्टिविटी की बात करूँ, तो जो इंसान कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को फेस कर रहा होता है हाइपर एक्टिविटी के दौरान, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चले जाता है। तो ये मेरा हाइपर एक्टिविटी कहलाता है। थर्ड पॉइंट है मेरा डायलेक्शिया। देखिए डायलेक्शिया में क्या होता है, जिस पर्सन को बोलने पढ़ने लिखने में अगर परेशानी को फेस कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरा डायलेक्शिया की तरफ चले जाता है। वो अपने आप को फेस करता है इन डिसेबिलिटीज़ को। सो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के पॉइंट्स क्लियर किए हैं। देन मैं बात कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अपने सेकंड पॉइंट की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, यानी कि सपोज दैट देखिए जैसे हमारा बिहेवियर है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी थिंकिंग है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को दर्शाती है, इसका अच्छा नहीं हो पाना। तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। डिसेबिलिटी की बात करूँ तो फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब होता है यानी कि विकलांगता, यानी कि जो ये मेरी आई से रिलेटेड भी हो सकती है, ये मेरे लेग से रिलेटेड भी हो सकती है, ये मेरे बैकबोन से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि मेरे फ्रैक्चर से रिलेटेड भी हो सकती है। यानी कि एक ऐसी डिसेबिलिटी जिसके द्वारा मैं अपने काम को नहीं कर पाता हूँ, फिजिकली भी अपने काम को नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी में काउंट हो जाता है। तो यानी कि मैं अगर अपने काम को या फिर अपने स्पोर्ट्स को अगर नहीं खेल पा रहा हूँ या फिर अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता हूँ। सपोज दैट अगर मुझे फुटबॉल खेलना था, लेकिन इन केस की अगर मेरा पैर फ्रैक्चर है, तो मैं फुटबॉल प्ले नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरा फिजिकली डिसेबिलिटी कहलाता है। सो इसमें मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके सामने मेंशन किया है, जेनेटिक कॉज है, पॉवर्टी है, एक्सीडेंट्स है, इन्फेक्शन डिजीज है, मालन्यूट्रिएंट्स है, वॉर है,
और हमारा लैक ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पे सामने मैंने 7 पॉइंट मेंशन किए हैं यहाँ पे। तो इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कॉज का मतलब होता है मेरे माता पिता से या फिर हमारे माता पिता से मिलने जुलने वाली बीमारी या कोई भी एक ऐसी डिसीज जो मेरे माता पिता में होती है और वो जन्म के बाद बच्चे में भी आ जाती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है, तो इसी को मैं जेनेटिक कॉज बोलता हूँ। बात करते हैं पॉवर्टी की। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ये कुछ जो पर्सन होते हैं वो गरीब रेखा से जो बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास उस डिसेबिलिटी का अमाउंट पे करने के लिए नहीं होता है, उनके पास अमाउंट पे करने के लिए नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी इस गरीब रेखा से भी इस डिसेबिलिटी में रह जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले पाते हैं और वे इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। देन मैं बात करता हूँ अपने थर्ड पॉइंट की, यानी कि एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है, अगर एक्सीडेंट के दौरान मेरा कोई फ्रैक्चर या फिर मेरा कोई फ्रैक्चर हो जाए, या फिर मेरा कोई हैंड में फ्रैक्चर हो जाए, या फिर मेरे कोई घुटने में चोट लग जाए, तो परमानेंटली मैं अपने लेग को अगर खो देता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के द्वारा भी मैं डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता हूँ। जैसे कि स्पोर्ट्स में अगर मुझे फुटबॉल खेलना था, तो जब मेरा लेग अगर फ्रैक्चर हो चुका है एक्सीडेंट के दौरान, तो कहीं ना कहीं मैं अपने फुटबॉल्स को प्ले नहीं कर सकता हूँ, तो और मैं जो है अपने आप को फेस करता हूँ एक हार्ट डिसेबिलिटी के लिए। तो ये मेरा एक्सीडेंट केस था। देन मैं बात करता हूँ अपने फोर्थ पॉइंट की, इन्फेक्शन डिसीज। देखिए इन्फेक्शन, देखिए जो हमारे यहाँ पे फीवर्स हैं, जैसे हमारा फीवर है, ये भी एक इन्फेक्शन है, और हमारा कोल्ड है, यानी कि ये भी हमको एक दूसरे को देख के हो जाता है, एक दूसरे को छूने से भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन है, ये फैलता है, तो इसको मैं इन्फेक्शन डिसीज बोलता हूँ। और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ माल न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि माल न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? माल न्यूट्रिएंट्स देखिए एक किसी भी बैलेंस डाइट का अच्छे रूप में नहीं मिल पाना, बैलेंस डाइट का एक अच्छे रूप में नहीं मिल पाना। सपोज दैट अगर जैसे हमारा विटामिन ए के द्वारा हमको क्या होता है, हमको विटामिन ए में क्या होता है, ब्लाइंडनेस होती है। अगर हमारे अंदर विटामिन ए अगर हमको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो हमको ब्लाइंडनेस की भी बीमारी हो सकती है। तो इस सब चीज को दूर करने के लिए मेरे को एक बैलेंस डाइट लेना भी कंपलसरी है। देन मैं बात करता हूँ वॉर्स की। देखिए जो हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं, ये कोई भी हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं, जो वो जब किसी भी टास्क के लिए जाते हैं या किसी भी युद्ध के लिए अगर वो जाते हैं, तो उस युद्ध के दौरान जो भी यहाँ पे बम विस्फोट वगैरह होते हैं, तो उस बम विस्फोट के दौरान वो अपना कोई अपनी आवाज खो देता है, कोई अपने सुनने की शक्ति को खो देता है। तो ये सब चीजें हमारे वॉर्स के थ्रू होती हैं। देन बात सेवन पॉइंट में मेरा लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि देखिए मुझे बीमारियों के बारे में, किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में पता होना, अगर मुझे उसकी जानकारी होगी तभी मैं उसका इलाज अच्छे से करा पाऊंगा। तो यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब है, यानी कि किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में प्रॉपर जानकारी का पता होना। तो इसलिए मुझे उसके बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि मैं अपना इलाज अच्छे से करा पाऊँ।